Assalamualaikum, it's me Fazan Mirta and you are watching Study in Academy channel. Today our topic is Newton's law of universal gravitation. न्यूटन्स की लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के हवाले से तकरीबन 1628 में सर आइजैक न्यूटन ने ये लॉ दी कि और वो पूरी यूनिवर्स के हवाले से ये लॉ थी कि इस पूरी कायनात में, इस पूरी यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से, जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उन दोनों बॉडीज के, जो जिनके दरमियान अट्रैक्शन है उन दोनों बॉडीज के मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उन दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो बहुत सा सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉ बताई है, लेकिन इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, हम कहते हैं बहुत ही जगह, बल्कि हर जगह ही यूनिवर्स में, कायनात में ये अप्लाई होती है, इम्प्लीमेंट होता है इस पर, और ये लॉ है, अभी भी मानी जाती है और बहुत सी चीज़ों में लगती है। बहुत सी रिसर्च इस लॉस को हुई हैं कि जनरल लाइफ में भी और स्पेशली फिजिक्स में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है, असर है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है किसी दो छोटी बॉडीज़ हों या बड़ी बॉडीज़, उनके दरमियान लगती है और वो फोर्स रिलेट करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है उन दोनों बॉडी की मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है उन दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। सो सर आइजैक न्यूटन का कहना था, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। इसको बिल्कुल इस तरह से सिंपली डिफाइन करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ठीक है। इन दोनों के मासेस m1 m2 मासेस हैं, ये इनके सेंटर हो गए। इन सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं r। इसमें जो अब अट्रैक्शन की फोर्स हो या रिपल्शन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही है, चाहे बॉडी ए बी पर लगा रही है, बी ए पर लगा रही है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 और m2 के प्रोडक्ट के। इट्स मीन सही मतलब क्या है कि अगर बॉडीज छोटी हैं, मार्कर और डस्टर जैसे, तो इनके दरमियान फोर्सेस कम होंगी। मासेस छोटे हैं, मासेस का प्रोडक्ट छोटा आएगा, प्रोडक्ट छोटा आएगा तो फोर्स छोटी होगी। बिल्कुल इस तरीके से मासेस बड़े हैं अर्थ और सन जैसे, तो मास बड़े हो गए, उसके पास उनका जो है मासेस जब बड़े हो गए तो उनका प्रोडक्ट भी बड़ा आएगा, और जब बड़ी वैल्यू आएगी प्रोडक्ट की तो फोर्स भी बहुत हाई होगी, हाई लेवल की होगी। इसलिए हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन के दरमियान जो फोर्स है, सन ने अर्थ को अट्रैक्ट कर रखा है और अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन वो एक ग्रेविटी की फोर्स जो है, हमसे ग्रेविटी की फोर्स कह देते हैं। इसी तरीके से जमीन ने तमाम बॉडीज को, हमको पूरी बिल्डिंग्स को, इस पूरी दुनिया में जितनी भी क्रिएचर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, किस वजह से? इसी फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की, जिसे हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, तो मून और अर्थ में, बाकी तमाम प्लैनेट्स में, तमाम स्टार्स में, तमाम एस्ट्रोनॉमस बॉडीज में ये फोर्स मौजूद है। और इस तरह से ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमस बॉडीज में नहीं, बल्कि इस दुनिया में मौजूद तमाम, हर जर्रे में, हर चीज में, हर बॉडी में, हर इंसान और बॉडीज के दरमियान, फिजिकल हो, जानदार हो, बेजान हो, उनके दरमियान फोर्स लगती है। तो किस किस तरह से लगती है, इसको हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले फोर्स को, पहले इस लॉ को समझ लेते हैं, फिर कुछ एक्सप्लेनेशन जितनी हो सकेगी करेंगे। अच्छा जी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके। डिस्टेंस जो है वो फॉर एग्जांपल r है तो उसके स्क्वायर के, ठीक है। अब ये क्या है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से, बॉडी ए बॉडी बी छोटी है, बड़ी है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं इस पार्ट को समझते हुए, ये है कि वो बॉडीज अगर करीब है तो फोर्सेस ज्यादा होंगी, और अगर दूर हो गई वो बॉडीज तो फोर्सेस कम होती जाएंगी, और जितनी दूरियां बढ़ती जाएंगी उतनी वो फोर्स मध्यम पड़ती जाएगी, उतनी वो फोर्स कम होती जाएगी। बॉडीज करीब आती जाएंगी, फोर्स बढ़ती जाएगी, बॉडीज दूर जाती जाएंगी, फोर्स कम होती जाएगी। इट्स मीन दैट डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगी, डिस्टेंस लेस करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगी, और डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स डिक्रीज होगी। फासले बढ़ेंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, और फासले कम होंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ये बढ़ाएंगे ये कम होगा, इसे बढ़ाएंगे ये कम होगा। इस तरह कह रहे हैं, दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 कह रहे हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स आ गए, सब 2 इक्वेशंस कह रहे हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन कर लें तो f इज डायरेक्टली टू m1 m2 एंड इनवर्सली टू r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, जब भी फिजिक्स में कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल आता है, और इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी g की, g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। g की वैल्यू कांस्टेंट है, और याद रखिए स्टूडेंट्स के g की वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सिंपली पढ़ लेंगे ऐसे 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इस पर बात करेंगे मजीद आगे। ये हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फार्मूला है क्या, F = G m1m2/r²। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए हम ये कह दें कि दुनिया की हर चीज़ में फोर्स लगती है। कहीं मोहब्बत और नफरत के नाम से होती है, कहीं हम कहते हैं कि बॉडीज़ के दरमियान जब होगी तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स जब चार्जेस के दरमियान होगी तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाती है, और वैसे नॉर्मली होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। अगर वो जानदार चीज़ों के दरमियान हो जाएगी तो जो हम कहते हैं कि अच्छाई बुराई के हवाले से हो जाएगी, मोहब्बत नफरत के हवाले से हो जाएगी। बहुत से अंदाज से बहुत से फिलोसफर्स ने इस पर बहुत डिस्कशन कर रखी है, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे। अभी हम जाते हैं टॉपिक मास ऑफ अर्थ से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर देते हैं कि ज़मीन का मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसी लॉ के अकॉर्डिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बाद मास ऑफ अर्थ की बात कर लें। मास ऑफ अर्थ ये फार्मूला था F = G m1m2/r²। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे हमारी अर्थ है, इसके ऊपर एक बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है, अर्थ के मुकाबले बहुत ही छोटी होगी। ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस RE रेडियस ऑफ अर्थ कहलाएगा। अर्थ का मास m होगा, इस बॉडी का मास m होगा, ठीक है। बॉडी का जो डिस्टेंस होगा, बॉडी का भी सेंटर होगा, लेकिन वो सेंटर बहुत ही मामूली सा होगा। फॉर एग्जाम्पल बॉडी इतनी है तो उसका सेंटर इतना सा होगा, तो उसे हम जो है काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में वो बहुत ही इंतहाई छोटा है, इसलिए उसे कैलकुलेशन में नहीं ला रहे। तो ये बॉडी जमीन की तरफ अट्रैक्ट की जा रही है विद द फोर्स, जिस फोर्स से उसका नाम क्या है, W है, और W बराबर होता है किसके, mg के। इसलिए पहले F की जगह हम W लिख देंगे, G एक मास हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, दूसरा मास हो जाएगा m डिवाइडेड बाय r की जगह जमीन का रेडियस आ जाएगा r का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। मैंने क्या करा, F की जगह W पुट करा, क्योंकि वो बॉडी को जमीन अर्थ का सेंटर अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और हमें पता है कि जमीन का सेंटर किसी भी बॉडी को जिस फोर्स अट्रैक्ट करता है वो उस बॉडी की का वेट कहलाता है। तो हमारे पास वेट आ गया, W = F हो गया, या F = W हो गया, ये कह रहे G कांस्टेंट थी, ऐसी आ गई। m1 एक मास ले लिया हमने, मास ऑफ अर्थ जमीन का मास, और दूसरी उस बॉडी का मास, और रेडियस ऑफ अर्थ ले लिया है r की जगह। W बराबर होता है mg के, G me × m/re का स्क्वायर। ये m उधर जाकर डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल करने से G की वैल्यू आ रही है G me/re पर स्क्वायर। अगर me को फाइंड करना है तो re इधर शिफ्ट होगा, G से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कैपिटल G नीचे आकर डिवाइड हो जाएगी, तो G re पर स्क्वायर अपॉन कैपिटल G नीचे आ गई। तो मास ऑफ अर्थ के लिए ये फार्मूला बन रहा है m = G re स्क्वायर अपॉन G। G कांस्टेंट है, ये G भी कांस्टेंट है, 9.8 वैल्यू होती है लेवल ऑफ सी पर। थोड़े ऊपर हाई लेवल पर चले जाए तो कम होती जाती है, वैसे लेवल ऑफ सी पर 10 भी ले ली जाती है, तो इसलिए 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ तो जो हमारे पास होता है 6.4 एक्सपोनेंट 6 किलोमीटर होता है, ठीक है जी। और मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 एक्सपोनेंट 24 kg है, 24 kg, सही। तो इसमें हम देखें कि नॉर्मल जो वैल्यू है RE की रेडियस ऑफ अर्थ, जमीन का जो रेडियस है जी, बल्कि किलोमीटर लिख दिया मैंने, मीटर्स में, यूनिट जो हमारा आएगा मीटर्स में आएगा, क्योंकि किलोमीटर में नहीं, मीटर जो है हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का, इसलिए। और मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24 kg, जब kg की वैल्यू आपको पहले लिख दी थी, वहाँ पे फिर उसके बाद में कॉपी करते हैं 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और एक वैल्यू डायल में भी होती है, वहाँ -8 पावर ले लेते हैं, लेकिन कभी कभार यूज़ होती है। एक ही न्यूमेरिकल है जो कि मैट्रिक की बुक में जिसमें वो यूज़ होती है। तो ये मास ऑफ अर्थ का फार्मूला है, इससे हम मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो आएगा वो आएगा 6 एक्सपोनेंट 24 kg का। अच्छा जी, तो ये थी मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन। मास ऑफ अर्थ इस तरीके से इस डेरिवेशन के जरिए फाइंड किया जाता है न्यूटन्स की लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मजीद जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम।